मौत एक ऐसी भयानक सच्चाई है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकती है। आज की कहानी दो बहनों की है जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। उन्होंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था और अपनी जिंदगी को गोद लिए हुए घरों में गुजारती थी। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाए। क्या कर रही हो निधि? अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो मिट्टी में खेलना बंद कर दो। दीदी क्या तुम भी? बच्चों, अपने कमरे में जाओ और जाकर सामान पैक कर लो। तुम्हें लेने के लिए मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी जाओ। क्योंकि नैना और निधि अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे, तो अक्सर उनको फैमिलीज चेंज करनी पड़ती थी। जिंदगी अब तक खुशनुमा चल रही थी। दीदी, सच कहूँ तो मुझे इस परिवार को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम अनाथ की जिंदगी ऐसी ही होती है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। दोनों अडॉप्टेड बहनें अभी जिंदगी की लड़ाई में बहुत छोटी थी। नैना जहां 13 साल की थी तो उसकी छोटी बहन निधि 10 साल की थी। अब उन्हें मर्फी फैमिली में जाना था। दीदी, क्या तुम्हें पता है मर्फी आंटी बहुत खड़ूस है। इन्हें बच्चों से कोई खास लगाव नहीं है। फिर न जाने क्यों ये हमें लेने आई है। हाँ, ये बात है तो सही, क्योंकि मैंने भी सुना है कि इनका स्वभाव बहुत अजीब है और व्यवहार बहुत खतरनाक है। पहले भी कई लोगों ने इनके यहाँ से बच्चों के गुमशुदा होने के किस्से बताए हैं। बच्चों, बाहर गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ? शाम होने वाली है ना, जाओ। हाँ, जाओ। दोनों बहनें अब मर्फी फैमिली पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था और रोशनी से चकाचौंध था ये घर। उस रात दोनों बहनें सो गई और अगली सुबह उठी तो मर्फी उनके बगल में बैठी थी। बच्चों, वैसे तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है ना? लेकिन मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। हाँ, या तो घर के सारे काम करो या स्कूल जाओ। नैना को पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए उसने घर का काम करना सही समझा और निधि ने स्कूल जाने का फैसला किया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद नैना, नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचो, चलो। डाइनिंग हॉल पर बैठने के बाद निधि, तुम शुरू करो। आज तुम्हारा मनपसंद पकवान बनाया है। नैना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पहले परिवार कैसे रहे हैं या उनकी क्या मानसिकता रही है, लेकिन इस घर में हम ईमानदारी को महत्व देते हैं और तुम जिसे अपनी बहन कहती हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये तुम्हारी काल्पनिक मित्र है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, समझी? और तुम अब 13 साल की हो। अब ये बचकानी हरकतें तुमको शोभा नहीं देती। मैडम, ये आप क्या कह रही है? क्या निधि आपको दिखाई नहीं देती? ये मेरी काल्पनिक या सपने की बहन नहीं है, बल्कि असली बहन है। आपने हम दोनों को अडॉप्ट किया है ना? नहीं नहीं नैना, मैंने सिर्फ तुम्हें गोद लिया है। मैं किसी दूसरी लड़की को नहीं जानती। और निधि कहकर जिसे तुम बुलाती हो ना,
असल में उसका इस धरती पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। मर्फी की ये बातें सुनकर नैना को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाई और नाराज होते हुए अपने कमरे में चली गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ाते हुए, क्या मैं पागल हूँ? क्या निधि जैसी कोई लड़की असल में है ही नहीं? ये सब मेरा वहम है। क्या मेरी इसी पागल और बचकानी हरकतों की वजह से पुराने परिवारों ने मुझे छोड़ दिया है? नैना अपने मन में ये सवाल कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर निधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। निधि, निधि तुम, मेरी बहन मर्फी आंटी है ना, वो मुझे पागल साबित करना चाहती है। वो कहती है तुम असल में हो ही नहीं, जबकि तुम हो। सच कहना, कहीं ये मेरा वहम या ये पागलपन तो नहीं है ना? सच बोलो। निधि की आंखों में आंसू होते हैं और वो बिना कोई जवाब दिए सीधा चलने लगती है और वो बेसमेंट के पास जाकर गायब हो जाती है। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। तभी उसे भूरे बालों वाली और चेहरे पर बहुत झुर्रियां वाली औरत दिखती है, जो ठीक से देखने पर पता चलता है कि ये तो मिस मर्फी ही है। नैना को दिखता है कि मर्फी असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक नरभक्षिणी डायन है। तभी वो प्लास्टिक के थैले में से एक लाश को बाहर निकालती है। ऊपर बल्ब लटक रहा होता है, जिसकी रोशनी में नैना को साफ दिखता है कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि निधि की थी। नैना अंदर से कांप उठती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बहुत डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन अगर मर्फी उसे अभी इसी वक्त देख लेगी तो जाहिर है वो उसे भी मार देगी। नैना दबे पांव अपने कमरे में आती है और दरवाजा कसकर बंद करके रोने लगती है। अब तो वो और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल होती है तो वो ये सोचती है कि असल में पूरा मामला है क्या। असल में अभी उसने निधि की लाश को देखा, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्फी ने निधि का कत्ल कर दिया और अपने कातिल के कैरेक्टर को छिपाने के लिए निधि को अदृश्य साबित करने का ढोंग कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो निधि उसे कैसे दिखाई दे रही है, जबकि वो तो मर चुकी है। उसका सिर ये सब सोच सोच कर फटा जा रहा था। तभी उसने अपनी बगल में निधि को बैठा देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। दीदी, तुम डरो मत। ये सच है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा अब कोई वजूद नहीं है, लेकिन मेरी कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही है। ठीक पिछले हफ्ते के शनिवार की रात को जब तुम बार्बर अंकल के साथ मेला देखने गई थी ना, तब मैं गलती से मर्फी आंटी के रूम में दाखिल हो गई थी, जहाँ जाने को वो सख्त मना करती थी। मर्फी आंटी के कमरे में उनकी असलियत थी, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़े नाखून, सफेद बाल और खून की बोतल। मुझे मर्फी आंटी ने देख लिया और अपनी असलियत छिपाने के लिए उन्होंने मुझे धोखे से बेसमेंट में बुलाया और सिर पर रॉड मारकर मुझे मार दिया, मेरी हत्या कर दी। और वही मुझे एक प्लास्टिक के थैले में बांध दिया, जिससे किसी को मेरे बारे में कभी पता ना चल सके। इतना बताकर निधि वहां से गायब हो गई। यानी कि नैना को अब पूरा माजरा पता चल चुका था
उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसके और उसके बहन में एक बहुत मासूम रिश्ता था, जिस वजह से निधि की आत्मा मरने के बाद भी उसे दिखाई देती है। नैना ने सोच लिया था कि अब वो किसी भी तरह से निधि को इंसाफ दिलाएगी और मर्फी को सजा। इसलिए अगली सुबह होते ही वो तैमूर अंकल के घर गई और उन्हें जाकर सारी बात बताई। तैमूर वही शख्स था जिसने इनका सेटलमेंट मर्फी फैमिली में कराया था, लेकिन इसके बावजूद तैमूर भी मर्फी की असलियत से अनजान था। शाम को नैना तैमूर और पुलिस वाले को लेकर मर्फी हाउस पहुंची और उन्हें बेसमेंट में उस लाश को दिखाने के लिए ले जाने लगी। बेसमेंट में पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, वो देखकर सबका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा मर्फी फांसी के फंदे पर झूल रही थी और अब उसका असली चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ झलक रहा था। वो 200 साल की बुढ़िया नजर आ रही थी। अब तो मर्फी ही मर चुकी थी, तो अब इसके आगे क्या ही हो सकता था। लेकिन नैना ने निधि को मर्फी के झूलते लाश के बगल में मुस्कुराता देखा। नैना समझ गई कि इस चुड़ैल की इतनी भयानक मौत कैसे हुई। इसका कत्ल निधि ने ही किया। वो आखिरी बार था जब नैना ने निधि को देखा। उसके बाद निधि का दाह संस्कार हुआ और फिर निधि कभी भी नैना को नजर नहीं आई। मर्फी का अंत भले ही दर्दनाक हुआ, लेकिन उसने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। 2 बहनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज इस घटना को बीते एक लंबा समय हो गया है, लेकिन नैना आज भी उस घड़ी को याद करती है तो दहल उठती है, खासकर उस लम्हे को जब मरने के बाद भी निधि की आत्मा ने उसे सच बता दिया और मर्फी का पर्दा फाश किया। इसलिए कहते हैं, मौत सिर्फ शरीर को आती है, आत्मा और भावना दोनों अमर है। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र है तो मौत के बाद भी आपका प्रेमी आपकी रक्षा करेगा और आपके साथ रहेगा। भले मर्फी ने खुद की असलियत छिपाने के लिए निधि का कत्ल कर दिया, लेकिन निधि की मौत के बाद भी असली सच सबके सामने आ ही गया। अरे गांव वालों, क्या तुम लोगों को उस माया का खौफ नहीं? आज अमावस्या है, वो जरूर निकलेगी। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हुए हो? कोई आफत आने वाली है क्या? अरे थोड़ी धीरज रखो सरकार। क्या तुम लोग भूल गए 1 साल पहले इस गांव में क्या कुछ घटा था? क्या तुम सब में उस घटना का जरा भी खौफ नहीं है? अरे मालिक, क्यों आप दुखती रग पर हाथ रख रहे हो? जो बीत गया उसे याद करके क्या मतलब है? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। तुम लोगों ने जो उसके साथ किया, वो उसका बदला लेने जरूर आएगी। ओह अच्छा, तो तुम उस डायन की बात कर रहे हो जिसे गांव वालों ने पीपल के झाड़ से लटका कर जला दिया था? हाँ विनोद बाबू, तुम एकदम ठीक पकड़े। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तुम उस बीती हुई बात का जिक्र क्यों कर रहे हो? उस डायन की कहानी तो वहीं खत्म हो गई जब गांव वालों ने उसे जला दिया। लेकिन क्या तुम्हें इसके बाद का वो भयानक वाकया याद है, जब उस डायन ने ये श्राप देते हुए कहा था कि वो जरूर आएगी? इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि जिन लोगों ने उस डायन को जलते हुए देख लिया था, वो फिर दोबारा कभी भी अपनी खुली आंखों से देखने लायक नहीं बचे थे। उस डायन की मौत देखने वाले हर शख्स की आंखों की रोशनी चली गई थी। अरे बाबा,
लेकिन उन बातों को आज 1 साल बाद दोबारा दोहराने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं तुम सबको और गांव वालों को वो वाकया दोबारा याद दिला रहा हूँ, क्योंकि उस डायन का दिखना इस गांव में फिर से शुरू हो चुका है। परसों रात बद्री के घर से उसका 9 महीने का बच्चा गायब हो गया और पिछली रात कोई उसी बच्चे को बद्री की छत पर ही छोड़ गया। जांचने पर पता चला कि वो बच्चा मर चुका था और उसके पूरे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। अरे तुम कहना क्या चाहते हो काशी? क्या तुम इसका इशारा उसी डायन की तरफ तो नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल वही इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि बीते 2-3 हफ्तों से छोटे बच्चे फिर से गायब होने लगे हैं। ऐसे में उस डायन पर शक किया जा सकता है। लेकिन जब गांव वालों ने उस डायन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, तो फिर वो डायन दोबारा कैसे आएगी? प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी बात ही सच हो, क्योंकि अगर मेरा मानना सही निकला तब इस बार गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहता हुआ काशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके दूसरे साथी भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। पिछले 1 महीने में उस गांव से कई बच्चे गायब हुए हैं, जो एक भयंकर खतरे का संकेत है। काशी उस गांव का सबसे विद्वान शख्स था और वो जो भी कहता था वो 100% सच हो ही जाता था। इस बार उसका पूरा शक उस डायन की तरफ था, जिसे पिछले साल गांव वालों ने जलाकर मार डाला था। पिछले साल भी उस डायन का अंदाजा सबसे पहले काशी को ही हुआ था और उसकी साजिश के तहत ही गांव वालों ने उस कल्कि डायन को मार डाला था, जो गांव के छोटे बच्चों को अगवा करके उनके खून से नहाती और जवान मर्दों को अपने मुंह में फंसाकर उनके साथ संभोग करती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती। ऐसा करके वो पूरे गांव को शमशान बना देना चाहती थी। लेकिन काशी ने गांव वालों को कल्कि और उसके अड्डे की जानकारी दी, जिससे तंत्र साधना में लीन होते वक्त गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला डाला। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गया या रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, सिवाय एक काशी को छोड़कर। कल्कि डायन की एक खास बात थी कि वो पूरे साल में सिर्फ 3 महीने के लिए ही अपने तहखाने से निकलती थी और अपने शिकार की तलाश करती थी। वो 3 महीने का दौर अब शुरू हो चुका था। क्या इस बार भी काशी का शक सही साबित होगा या कहानी इससे भी भयंकर रूप लेगी? ये हम आगे जानेंगे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। काशी किसी गहरी सोच में खोया अपने खाट पर लेटा था। किसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी शायद। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और इसके साथ ही काशी के भी सोच का बांध यहीं टूट जाता है। काशी अंदर से ही आवाज लगाता है, कौन है इस वक्त? जाने क्या आफत आ गई। तभी बाहर से एक आवाज आती है, अरे काशी भाई, हम हैं दूध वाले अजय। काशी का दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ा था। वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के साथ ही काशी पूरे सिर से पैर तक कांपने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। काशी हड़बड़ाते और घबराते हुए बोला, तुम कल्कि? लेकिन तुम यहाँ? हाँ, मैं वही हूँ जो तू सोच रहा है। मैं कल्कि हूँ और अपना मकसद पूरा करने आई हूँ, जो बीते साल अधूरा रह गया था। और साथ ही साथ मुझे मेरी जुड़वा बहन का बदला भी तो लेना है। बहन? इसका मतलब हमने जिसे कल्कि डायन समझकर मारा
वो तुम नहीं, तुम्हारी हमशक्ल और लिबास में तुम्हारी जुड़वा बहन थी। हाँ, जिसे तुमने कल्कि समझकर मारा वो मेरी जुड़वा बहन थी। तुम निर्दयी लोग हमारे कुटिया के पास पहुंचकर हमें मार देने वाले हो, इसका अंदाजा हमें पहले ही हो चुका था। लेकिन गांव वाले मूर्ख लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है, और बस इसी बात का पूरा फायदा मैंने और मेरी बहन ने उठाया। मेरी बहन अब तक एक ताकतवर डायन बनी नहीं थी, इसी वजह से वो तुम लोगों के लिए एक कम खतरा थी। मैंने मेरी बहन से वादा किया था उसके मरने के बाद मैं अपनी काली विद्याओं की शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दूंगी। अफसोस मैं नहीं कर पाई, और आज ठीक 1 साल बाद बरसात की पहली बूंद गिरते ही मैं इस गांव में लौट आई, और अगले 3 महीने में इस गांव को मैं पूरी तरह खंडर बना दूंगी। उस डायन की आप बीती सुनने के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और वो डायन उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अब जब तू मेरी असलियत जान चुका है तो तेरा जिंदा रहना मेरी साजिश के लिए खतरा बन सकता है। और वैसे भी बीते साल तूने ही गांव वालों को हमारे खिलाफ उकसाया था ना, और तेरी वजह से ही मैंने अपनी बहन खोई है। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आज ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? तेरे गांव छोड़ने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि तुझे दुनिया छोड़नी होगी। काशी उस डायन से जिंदगी की भीख मांगने लगा, लेकिन उस डायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में अपने नुकीले नाखूनों को उसके सीने के पार कर दिया और उसके जिस्म से उसका दिल निकाल लिया। अगली सुबह गांव वालों को उस पीपल के पेड़ पर काशी की लाश लटकती मिली, ठीक उसी तरह जिस तरह गांव वालों ने कल्कि की बहन को उस पेड़ से लटकाया था। इस दृश्य को खुली आंखों से देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन काशी की मौत से गांव वालों को एक बड़े खतरे का संकेत मिल चुका था। गांव वाले इस किस्से पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। अरे किशन बाबू, काशी भाई की हालत देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अब हम गांव वालों को भी बड़े सावधानी से रहना होगा, वरना न जाने उस डायन का अगला शिकार कौन होगा। इस घटना को बीते 10 दिन गुजर चुके थे और आज 11वीं रात थी। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल की खन खन हुई, जिससे कुछ लोगों की नींद खुली, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। जागे हुए लोग बिस्तर पकड़कर भगवान का नाम जप रहे थे, और वहीं जिसके घर का दरवाजा खुला छूटा था, कल्कि उस घर में दाखिल होकर वहां मौजूद सभी को जान से मार देती और फिर बड़े सुकून से उनका खून पीने लगती। अगले दिन गांव के खेतों में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जिससे बहुत से किसान ने आत्महत्या कर ली, तो कुछ ने गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव वालों को पीने का पानी मिलने वाला एकमात्र वो कुआं भी अंदर से जहरीला हो गया। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। गर्भवती महिलाओं के बच्चे पेट में ही मर गए।
गांव वालों ने इस दर्दनाक घटना का पूरा जिम्मेदार ओसी डायन को ठहराया और सब ने ये मान लिया कि उनके गांव को जरूर किसी की हाय लगी है। यही सोचकर एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गया और आज इस खौफनाक किस्से को 11 साल गुजर जाने के बाद भी अगर कोई भूला भटका गलती से उस गांव में जाने की हिमाकत करता है, तब उसे गांव के प्रवेश मोड़ पर काशी की आत्मा दिखाई देती है जो उन्हें अंदर जाने से रोकती है। लेकिन जो काशी की बातों को नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाता है, वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आता और उसी गांव के भूत या वातावरण में कहीं भटकता रह जाता है। माँ, माँ, वो देखो ना, वो कितना सुंदर कंगन है ना। चलो ना माँ, लेते हैं। हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर है और कीमती भी। लेकिन बेटा, ऐसे रास्ते में पड़े किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते। न जाने किस सामान के साथ कौन सी बला तुम्हारे साथ चल दे। माँ, माँ प्लीज उठा लेते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है ये। कितना सुंदर है ना। अरे बेटा, बाजार से दूसरा ले दूंगी, इसे रहने देते हैं। नहीं माँ, मुझे यही वाला चाहिए। माँ मुझे चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना ही पड़ा और फिर अंजलि ने रास्ते में पड़ा वो कंगन उठा लिया और अपने बाएं हाथ में पहने बड़ी खुशी से नाचने लगी। ये मेरा नया कंगन, मेरा नया कंगन। ये ठीक उसी रात अंजलि अपने कमरे में सो रही थी जब उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कमरे से बाहर की तरफ खींच रहा है। इतना अनुभव होते ही अंजलि तुरंत नींद से जाग उठी और रोने लगी। उसे डर लग रहा था, जिस वजह से वो अपने मम्मी डैडी के कमरे में जाकर उनके साथ सो गई। अगले दिन अंजलि अपने कंगन को खनकाते हुए स्कूल से घर लौट रही थी। इस बार वो बिल्कुल अकेली थी। वो दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी कुछ दूर आगे उसे ठीक अपने सामने एक चॉकलेट गिरा मिला। अंजलि उस चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, वो चॉकलेट उससे दूर होता चला जाता। मासूम सी अंजलि को क्या पता था कि ये चॉकलेट उसे किस दिशा की ओर भटका रहा है। चॉकलेट का पीछा करते करते अंजलि अब एक जंगल में आ चुकी थी जो सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरा था। तभी चॉकलेट का सरकना बंद हो जाता है और वो एक जगह स्थिर हो जाता है। उसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ती है। वो जैसे ही उस चॉकलेट को हाथ लगाती है, उसे पता चलता है कि असल में ये तो चॉकलेट है ही नहीं, बल्कि महज चॉकलेट का रैपर है। इसे देखकर अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और तभी वो वापस जाने के लिए पीछे पलटती है तो उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत लाठी लिए नजर आती है जो उसे देखकर एक भयानक मुस्कान दे रही थी। उस बुढ़िया को देखकर अंजलि चीखने चिल्लाने लगती है और तभी वो बुढ़िया एक झटके में अंजलि के पास पहुंच जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस नहीं लौटी थी।
तुम्हें मैंने 100 दफा ये बात समझाई है कि ऐसे अंजलि को अकेले स्कूल मत भेजा करो, उसे अपने साथ लेकर आया जाया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ आती कहाँ है? अरे ठीक है, बाद में डांट लेना, पहले चलो चलकर अपनी बच्ची को ले आते हैं, न जाने कहाँ रह गई। वो दोनों स्कूल में फोन लगाते हैं, जहां उन्हें बस यही पता चलता है कि अंजलि तो बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकी है, वो स्कूल कैंपस में नहीं है। इसके बाद सविता और अभिषेक अंजलि को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर वो लोग थाने में अपनी बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम उन्हें 24 घंटे का इंतजार करना होगा। शाम को थके हारे दोनों अपने घर लौटते हैं तो उनकी एक पड़ोसन सुप्रिया उनकी हालत देखकर समझ जाती है कि मामला कुछ गंभीर है। वो उन्हें टोकते हुए पूछती है, अरे ताई, क्या हो गया? तुम लोग मुंह लटकाए क्यों हो? आज रात तो तुम्हारी वो चंचल बिटिया भी नहीं दिख रही। सब ठीक तो है ना? अरे अब क्या बताऊं तुम्हें, सुबह से बच्ची गायब है, न जाने कहाँ गई मेरी बच्ची। इसके बाद सविता बिलखते हुए उसे सब कुछ बयां करती है। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठे थे। तभी सुप्रिया की नजर एक चमकते हुए कंगन पर पड़ती है। अरे ताई, वो कैसा कंगन है जो वो टेबल पर रखा है? देखो कैसा चमक रहा है। ये किसके लिए है? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों में तो पहले नहीं देखा ये। सुप्रिया के सवाल करने पर सविता उसे कल वाली पूरी बात बताती है। वो उससे कहती है, मुझे लगा कि जरूर इस कंगन में कुछ तो अजीब है, इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को फुसलाने के लिए उसे दूसरा कंगन पहना दिया और इस कंगन को छिपा दिया। अब बच्ची है, जिद पूरी हुए बगैर मानेगी नहीं। अब मैं समझी ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंगन कोई साधारण कंगन नहीं है, बल्कि मुझे तो ये किसी चुड़ैल का कंगन लग रहा है। देखो तो, इस पर हल्के हल्के खरोच के निशान भी है। देखो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब साफ है, ये कंगन किसी चुड़ैल का है जो सड़क पर तुम्हें मिला, और क्योंकि उसे तुमने ले लिया, इस वजह से वो चुड़ैल अब किसी भी कीमत पर अपना ये कंगन चाहती है, और उसी कंगन के लिए तुम्हारी बेटी को अकेला पाकर उसने अगवा कर लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो एक ही रास्ता बचा है, उस चुड़ैल को उसका कंगन लौटा दो। मगर कैसे? एक काम करो, तुम्हें वो सड़क याद है जहाँ ये कंगन पड़ा मिला था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ, तो देर किस बात की, तुरंत वहाँ चलते हैं। अगर कंगन वहाँ मिला था तो ये तय है कि उस चुड़ैल का वास उसी इलाके के आसपास होगा। लेकिन इससे मुझे मेरी बच्ची वापस कैसे मिलेगी? अरे जैसे हम उसे कंगन लौटा देंगे ना, वो हमारी बच्ची भी वापस कर देगी। देखो, मैं ये बेतुकी भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ करके हमें हमारी बेटी सही सलामत मिल सकती है तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। इसके बाद तीनों उस सड़क पर जाते हैं और फिर उस कंगन को ले जाकर रख देती है और वहीं खून के कुछ कतरे भी गिरा देती है, जिससे आकर्षित होते हुए वो चुड़ैल वहां तक पहुंचे और बिना किसी शर्त के वो बच्ची को लौटा दे। इसके बाद करीब 2 घंटे तक वो तीनों एक दीवार के पीछे से लगातार उस चमचमाते हुए कंगन पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत आती दिखाई देती है। वो एक चुड़ैल थी जो कंगन के करीब आती है और जैसे ही वो कंगन को पहनती है, वो अचानक से किसी महफिल की अप्सरा बन जाती है, बहुत खूबसूरत और जवान। अपना कंगन लेकर वो चुड़ैल विलुप्त हो जाती है और इसके अगले ही पल
अंजलि भागते हुए उस तरफ आती है और अपने मम्मी डैडी से लिपटकर रोने लगती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं, किसी अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहना चाहिए, वरना कई बार इसका अंजाम हमारी सोच से भी परे साबित हो सकता है।